हेलो फ्रेंड्स। अब हम लोग हमारे इस पर्टिकुलर यूनिट 3 के लास्ट पार्ट पे आ चुके हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। ठीक है, तो मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ बच्चों, जिसका इंतजार आपको बहुत पहले से था, जो बहुत पहले आपको आ चुका है, लेकिन मैंने आपको समझाया नहीं था, बस यही बात बोल के कि यार ये आपको यूनिट 3 में मिल जाएगा, यूनिट 3 में मिल जाएगा। ओके, मैं किसकी बात कर रहा हूँ तो ध्यान से सुनना। आई एम टॉकिंग अबाउट एग्रीमेंट्स expressly declared to be void. Agreements expressly declared to be void. Okay, आप याद करो बच्चों, याद करने की कोशिश करो। जब हम लोग इसेंशियल एलिमेंट्स टू वैलिड कॉन्ट्रैक्ट देख रहे थे तो आपको याद होगा हम लोग वहां पे एक लास्ट पॉइंट देखा करते थे, एग्रीमेंट शुड नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड, है ना। तो मैंने आपको तब भी बता दिया था कि बच्चों ये पूरा पार्ट आपको 3 नंबर के यूनिट में आएगा और ये हमारा 3rd नंबर का यूनिट ये पर्टिकुलर पार्ट देखने के बाद ही ओवर हो जाएगा। ओके, तो तब मुझे बहुत लोगों ने क्वेरीज पोस्ट की थी, सर ये वाला पॉइंट नहीं समझा, एग्रीमेंट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। आप देखोगे तो जो वो इसेंशियल एलिमेंट्स टू वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था तब तक तो आपको वॉइड क्या रहता ये भी नहीं पता था, है ना, क्योंकि वॉइड का मीनिंग तो बाद में आया था। तो कुछ चीजें ऐसी होती थी जो आप लोगों ने फर्स्ट यूनिट देखा तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो आपको पता नहीं थी। ओके, अब होता क्या है, अब ये जैसे जैसे आगे जाते हो तो कुछ कुछ पीछे की बातें क्लियर होती है। ओके, तो यही बात होती है बच्चों, यहाँ ये पर्टिकुलर इसमें इस पीरियड में आपको पेशेंस रखना पड़ता है और जब ये सब हो जाता है ना और फिर जब आप बैक से आते हो तो वो आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो है वो और ज्यादा निखर के सामने आती है। ठीक है, अब हम लोग ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते और सीधे आते हैं हमारे इस पर्टिकुलर टॉपिक पे। एग्रीमेंट्स एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। ओके, देयर आर सर्टेन एग्रीमेंट्स, कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स होते हैं जिनको पहले से ही बोल दिया एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड, मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खुद बोल देता कि बाबा ऐसे एग्रीमेंट करोगे तो ये होंगे वॉइड एग्रीमेंट्स। बात समझ में आ गई आपको? तो हम लोगों ने जो इसेंशियल एलिमेंट्स टू वैलिड कॉन्ट्रैक्ट देखा था तो उसका लास्ट पॉइंट ये आता था कि एग्रीमेंट शुड नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड, कि भाई आपका जो एग्रीमेंट है उसको एक्सप्रेसली वॉइड नहीं बोल देना चाहिए। ठीक है, तो इन शॉर्ट अब यहाँ जो हम लोग जितने पॉइंट्स देखने वाले हैं वो सारे के सारे ऐसे अग्रीमेंट्स हैं जो अपने आप में वॉइड बन जाएंगे। What I'm telling, अब हम लोग जो देखने वाले हैं वो अपने आप में ऐसे एग्रीमेंट होंगे वो वॉइड बन जाएंगे इन द आइज ऑफ लॉ, उसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा क्योंकि उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, वॉइड बोल रहे हैं। एंड दिस विल बी नॉट वैलिड, ये वैलिड नहीं रहेंगे। इसमें भले ही आपके बाकी के इसेंशियल एलिमेंट्स टू वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आ सकते हैं, इसमें आपके बाकी के जो भी इसेंशियल एलिमेंट थे आपके वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के वो सारे यहाँ पे नजर आ सकते हैं, बट उनको सीधे सीधे वॉइड बोल दिया है, एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। लॉ बोलता है ऐसा एग्रीमेंट करोगे तो ये अपने आप में वॉइड रहेगा, इन द आइज ऑफ लॉ इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। मतलब आपने ऐसा अग्रीमेंट कर भी डाला तो मान लिया जाएगा कि आपका कोई अग्रीमेंट हुआ ही नहीं है। बात समझ में आ गई? और जब एग्रीमेंट हुआ ही नहीं ऐसा मान लिया जाएगा तो आपको कोर्ट ऑफ लॉ में जाने की कोई रेमेडी नहीं रहेगी, आप लोग कोर्ट ऑफ लॉ में वैसा केस लेके जा ही नहीं सकते। बात समझ में आ गई? तो इस हेडर का ये मीनिंग निकल के आता है। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं ऐसे कौन से एग्रीमेंट है जिनको वॉइड बोला गया है। तो सबसे पहला एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। ओके, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, तो इसका सेक्शन में मैं डाल दूंगा, सेक्शन है 26। ओके, अब ये क्या है, सबसे पहले ये पॉइंट समझने के पहले आपको रिस्ट्रेंट का मतलब पता होना चाहिए। रिस्ट्रेंट का मतलब होता है टू स्टॉप। ओके, एग्रीमेंट टू स्टॉप ऑफ मैरिज, है ना।
तो मतलब क्या हुआ, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज बोला तो देखो ये तो सिर्फ समझने के लिए आपको लिखाया, लेकिन वर्ड आपने यही यूज करना। बात क्लियर हो गई? तो एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज क्या होगा, इसका मतलब सीधे सीधे ये होता है, आपने किसी बंदे के साथ में एग्रीमेंट किया मैरिज को रोकने के लिए, मैरिज को स्टॉप करने के लिए, तो ये एग्रीमेंट अपने आप में वॉइड बन जाएगा। बात समझ में आई? मैं कुछ पॉइंट लिखाता हूं और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बताना है, हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। प्लीज ध्यान से सुनना, ओके? प्लीज ध्यान से सुनो। देखो मैं क्या बोलता हूं, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज का मतलब होता है टू स्टॉप द मैरिज ऑफ समवन, ओके? अगर ध्यान से सुनो, अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज तो है, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज तो है, लेकिन वो है माइनर के एग्रीमेंट के लिए या माइनर के मैरिज के रिस्ट्रेंट के लिए, तो हमेशा याद रखना वो वैलिड माना जाएगा। मतलब एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज है, मतलब शादी रोकने का एग्रीमेंट है, लेकिन किसकी शादी रोकने का एग्रीमेंट है, माइनर की शादी रोकने का एग्रीमेंट है, तो वो हमेशा वैलिड रहेगा। और किसी मेजर को या मेजर की शादी रोकने का आप लोग कोई एग्रीमेंट कर रहे हो, तो ये डेफिनेटली क्या बनेगा, वॉइड बनेगा। ये तो पहली चीज आपके दिमाग में रखना, ओके? अब हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं, प्लीज ध्यान से सुनो, ओके? पहले याद कर लो, बस इतना ही है ये पॉइंट, और फिर उसके बाद में हम लोग एग्जाम्पल में सोचेंगे कि इसका करना क्या होता है। प्लीज ध्यान से सुनना। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज का मतलब क्या होता है, आप कोई अग्रीमेंट कर रहे हो किसी की शादी को रोकने का, है ना? शादी को रोकने का एग्रीमेंट हो तो ये हो जाएगा वॉइड, एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। लेकिन इसके बनते दो पार्ट। ये एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज जो है वो माइनर के लिए है, मतलब माइनर की शादी रोकने के लिए आप ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हो तो वो बोलता है वैलिड है। लेकिन किसी मेजर की शादी को रोकने का एग्रीमेंट होगा तो वो डेफिनेटली क्या बनने वाला है, वॉइड बनेगा, ओके? एक एग्जांपल लेता हूं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक नहीं दो एग्जांपल देखने पड़ेंगे, ठीक है? प्लीज ध्यान से सुनना। पहले मैं मेजर का बताता हूं और फिर माइनर का। ध्यान से देखो, ये एक पर्टिकुलर बंदा है ए, ये एक पर्टिकुलर बंदा है बी, ओके? और ये है कौन, छोटी बी। छोटी बी मतलब अब समझ में आ ही रहा होगा, बी मतलब एक बंदा है और ये छोटी बी है, इसका मतलब ये क्या है बताना, उसकी डॉटर है, ओके? ये क्या है बताना, डॉटर। किसकी डॉटर, इस बड़े बी की डॉटर, ओके? तो ये हुआ कुछ सिनारियो। मैंने 3 किरदार यहाँ पे बुला लिए, ओके? देखो भाई, मैं आपको कुछ मोटिवेट नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको जो है बस जैसा का वैसा मैं आपको समझा रहा हूँ, ओके? तो बात सुनना। अब ये ए नाम का एक पर्टिकुलर बंदा है जिसको आप ऐसा पकड़ के चलो मैरी करना है इस बी के साथ में, ओके? ये ए नाम का बंदा है, ही वांटेड टू मैरी बी। क्लियर हो गई बात? अब हुआ क्या, अब ये ए मैरी करना चाहता था बी के साथ में, लेकिन बीच में कौन आया, बी। बात देख लो, बीच में कौन आ गया बताना, बी। बी फॉर पप्पा, है ना? अब बोलेंगे बी फॉर पप्पा कैसे होता है, समझ रहे हो मेरे को क्या बोलना था? तो ये जो पर्टिकुलर बी है ये बीच में आता है इन दोनों के शादी के, ओके? और जहां ए शादी करना चाहता था बी के साथ में, और मान के चलो ये भी रेडी थी, ठीक है? अब होता क्या है, ये पर्टिकुलर बंदा जो है ये बोलता है कि ऐसा नहीं कर सकोगे। किसको बोलता है, इस ए को बोलता है। ये बोलता है साहब ये तो भाई हमारा क्या है बताना, आपसी मामला है, आप क्यों टेंशन ले रहे हो। अब इनका दोनों का और इंट्रोडक्शन करा दूं, ये ए है 22 इयर्स का, और मान के चलो ये बी जो है ये 19 इयर्स की है, ओके? तो ये इनकी मैंने एज में डाल दिया। अब क्या, अब ये जो पर्टिकुलर बी क्या बोलता है इस पर्टिकुलर ए को कि तू इसको भूल जाना, तो ये बोलता है ये तो हो नहीं सकता, फिल्म में डायलॉग मार दिए 2-4। बात समझ में आई आपको? अब होता क्या है, ये बी ने क्या किया, बी ने इसको बुलाया, बिठाया और इसके साथ में अग्रीमेंट कर दिया। क्या बोल रहा हूं मैं, ये जो बी है इसने इस ए के साथ में अग्रीमेंट किया,
क्या अग्रीमेंट किया बच्चों, ध्यान से सुनना, कि भाई तू क्या कर, तू मेरे से 5 लाख रुपए ले ले और भाग जा। अब इसने भी इसकी औकात देख के 5 लाख के रुपए दिए, ओके। और बी क्या बोलता है इसको, भाई तू 5 लाख रुपए ले और उसको भूल जाना। किसको भूल जाना, इस बी को भूल जाना, ओके। तो ये अग्रीमेंट हुआ इन दोनों के बीच में। बात समझ में आ गई आपको। व्हाट इज द एग्रीमेंट बिटवीन बोथ ऑफ देम, ए और बी के बीच में क्या एग्रीमेंट है, बी इसको 5 लाख रुपए देगा और बदले में क्या बोलता है, इससे दूर रहना, ओके, भूल जाना। बात समझ में आ गई आपको। तो दिस इज द एग्रीमेंट, ओके। अब देखो ये ए क्या करता है, ए ने क्या किए, ए ने ये 5 लाख रुपए ले लिए, ओके। ए ने क्या कर दिया, 5 लाख रुपए ले लिया और प्रॉमिस किया किसको, बी को। किसको प्रॉमिस किया, बी को प्रॉमिस किया कि अब मैं उसको भूल जाऊंगा। बात समझ में आ गई आपको। बट हुआ क्या, 5 लाख रुपए लिए, प्रॉमिस भी दे दिया था, ओके। बट होता क्या है, इसने वापस से फोन कॉल करने स्टार्ट कर दिए इस बी को। बात समझ में आ रही है आपको। अब मेरा सवाल ये देखो, इसको 5 लाख रुपए किस चीज के मिले थे, 5 लाख रुपए मिले थे कि भाई ये क्या करेगा, ये वापस से इसको नहीं मिलेगा या उससे कांटेक्ट में नहीं आएगा, ओके। इसके लिए इस बंदे ने इसको कितने दिए थे, 5 लाख रुपीस दिए थे। और हुआ क्या, हुआ इसे, इसने 5 लाख लिए भी, प्रॉमिस भी किया कि मैं क्या करूंगा बताना, मैं अब इससे कांटेक्ट नहीं करूंगा। बट होता क्या है, आफ्टर टेकिंग 5 lakhs ही कॉन्टेक्टेड टू हर, उसने कांटेक्ट किया उसको, ओके। अब मेरा सवाल ये है, वेदर ही हैड ब्रीच्ड द कॉन्ट्रैक्ट, क्या इस बंदे ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, क्या वो एग्रीमेंट तोड़ दिया। तो जवाब है साहब, कोई एग्रीमेंट बना ही नहीं। आप बोलेंगे सर कैसे एग्रीमेंट नहीं बना, ऑफर था, एक्सेप्टेंस था, कंसिडरेशन थी, हर बात थी, तो ये कैसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन रहा है। तो जवाब मेरा सुन लो बॉस, सुन के लेना। ये जो पर्टिकुलर अग्रीमेंट था, ये इन द आईज ऑफ लॉ एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड है। क्यों वॉइड है, बिकॉज दिस वॉज एग्रीमेंट इन रिस्टेंट ऑफ मैरिज। देखो ये एग्रीमेंट इन रिस्टेंट ऑफ मैरिज है, ये शादी करना चाहता था इसको और ये भी करना चाहती थी। बट व्हाट वाज द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ये हुआ कि ये बंदा क्या करता है, इसके साथ में एग्रीमेंट करता है कि तू इसको भूल जाना, शादी वादी का चक्कर नहीं लगाना। बात समझ में आ गई आपको। तो इस बंदे ने इसको 5 लाख दिए, बदले में लिया प्रॉमिस कि उसको भूल जाएगा, ओके। तो ये पूरा की पूरा क्या बन जाता है, एग्रीमेंट इन रिस्टेंट ऑफ मैरिज। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट योर एग्रीमेंट इन रिस्टेंट ऑफ मैरिज। अब एक बात बताओ, ये जो रिस्टेंट ऑफ मैरिज का एग्रीमेंट बना, तो ये किसके लिए बना था आप बताना, मेजर्स के लिए बना था। बात क्लियर हो गई आपको। दोनों भी यहाँ पे मेजर है, 18 प्लस, और ये वैसे तो इनको शादी के लिए उम्र इनकी 21 होती है बॉयज के लिए, तो फिर ये भी क्रॉस हो गया है एज ऑफ मेजॉरिटी से। तो हो क्या रहा है मेरे को बताना, दोनों भी मेजर है, तो फिर सवाल ही नहीं उठता। अगर आप दो मेजर, बात समझ के लेना, ये बुक में है, ये कोई मेरे मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रहा हूँ, उन्होंने सिर्फ एग्जाम्पल फ्रेम नहीं किया, मैंने एग्जाम्पल फ्रेम कर दिया। बात समझ में आ गई आपको। तो बात क्लियर कर लो, अगर मान लीजिए दो मेजर है और उनके शादी का एग्रीमेंट, शादी ना करने के लिए एग्रीमेंट हो रहा है, इन रेस्टेंट ऑफ मैरिज कोई एग्रीमेंट हो जाए, किसके लिए, मेजर के लिए, तो याद रखना वो क्या बनेगा, वॉइड बनेगा। इन द आईज ऑफ लॉ उसको जरा भी रिकॉग्निशन नहीं रहेगी। तो भले ही इसने 5 लाख रुपए दिए, इसने प्रॉमिस किया, लेकिन अगर ये प्रॉमिस तोड़ता है, ये वापस उसको कॉल करता है, तो एक बात याद रखना, एग्रीमेंट तो वॉइड बन चुका था। अब भी कोर्ट ऑफ लॉ में जाना चाहे कि भाई इसने 5 लाख रुपए दिए, तो इसने अब क्या करना चाहिए, कांटेक्ट नहीं करना चाहिए, बट फिर भी कांटेक्ट कर रहा है, ये बात लेके आप लोग कोर्ट ऑफ लॉ में जाओगे तो कोर्ट भी आपको धक्के मार के बाहर निकालेगी। क्यों, कोर्ट बोलती है अरे भाई तुम्हारे बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ ही नहीं। आप बोलेंगे हमने 5 लाख दिए, उसने प्रॉमिस दिया,
कोर्ट बोलेगी कोई एग्रीमेंट हुआ ही नहीं। आप बोलेंगे क्यों? तो कोर्ट बोलेंगी दीज आर द एग्रीमेंट्स व्हिच आर एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। ये ऐसा एग्रीमेंट है जो पूरा की पूरा वॉइड है। इसको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खुद क्या बोलता है बताना? वॉइड बोलता है। बात समझ के लेना। ओके, देखो ये कोई किसी को मोटिवेशन देने का काम नहीं कर रहा हूं मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूं जो हमारे बुक्स में पड़ी हुई है। ठीक है, तो ये मेजर के एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज करोगे तो डेफिनेटली वो क्या बनता है बताना? वॉइड बनता है। तो ऐसा इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट किन के बीच में हुआ था? इन दोनों के बीच में हुआ, ए और बी के बीच में हुआ। ये एग्रीमेंट अपने आप में क्या हो जाएगा बताना? वॉइड बनेगा। दिस एग्रीमेंट विल बी बिकमिंग व्हाट? वॉइड एग्रीमेंट। ओके, लेकिन अब थोड़ा सा घुमा देते हैं। ठीक है, एग्जांपल को, ये वही अपना ए है जो उसकी एज उतनी रखते हैं 22 इयर्स, ये है डी और ये है वो छोटी बी। ओके, और आपको पता ही है कौन बताना? डॉटर ऑफ बी। ठीक है, अब इसकी एज देखो, इसकी एज है लेट्स से 17 इयर्स। ठीक है, और ये है 22 इयर्स का। अब होता क्या है? अब वापस से ही वांटेड टू मैरी, लेकिन व्हाट इज द प्रॉब्लम इज गोइंग ऑन हियर? यहां अब प्रॉब्लम क्या हो रही है मेरे को बताना। यहां प्रॉब्लम वापस से बी कर रहा है। बी बोलता है भाई ऐसा कुछ नहीं करने का। ओके, भूल जाओ उसको। ये बोलता है नहीं भूलता। तो इसने क्या बोला? ले भाई तेरी औकात के हिसाब से 5 लाख रुपए, और अब तो तुझे क्या करना पड़ेगा? भूलना पड़ेगा। और इसने भी प्रॉमिस किया भूल जाऊंगा, कुछ नहीं करूंगा। बात समझ में आ गई? अब इसने क्या किया है? प्रॉमिस किया है। ठीक है, अब अगर ये 5 लाख रुपए जब इसने ले लिए और प्रॉमिस भी कर दिया, इफ सपोज ये वापस से इससे कुछ कांटेक्ट करने की कोशिश करें या फिर और कुछ करने की कोशिश करें, तो देन आप एक बात समझ के लेना, तब इसके पास में लीगल रेमेडी रहेगी। याद रखना, इसके पास में क्या रहेगी बताना? लीगल रेमेडीज जरूर रहेंगी। क्यों रहेगी? क्योंकि ये वाला जो एग्रीमेंट था ना, ये बनने जा रहा है वैलिड एग्रीमेंट। बात क्लियर हो गई? ये जो एग्रीमेंट रहेगा इन दोनों के बीच का, ये डेफिनेटली क्या बनेगा? वैलिड बनेगा। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि ये डेफिनेटली एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज है। ये शादी को रोकने का ही एग्रीमेंट था, लेकिन किसके? माइनर के। बात समझ के लो, ये माइनर है, 18 ईयर्स से कम एज है। तो माइनर के मैरिज को अगर आप रिस्ट्रेंट करने का कोई एग्रीमेंट करोगे, वो डेफिनेटली क्या रहेगा? वैलिड रहेगा। बात समझ के लेना। तो अगर ये बाद में 5 लाख रुपए लेने के बाद वापस से कोई कांटेक्ट करने की कोशिश करे, तो डेफिनेटली इसके पास में लीगल राइट होंगे। ओके, इसके पास में यहाँ पे क्या होंगे बताना? लीगल राइट्स अवेलेबल होंगे। व्हाट इज द रीजन? रीजन इज दैट क्योंकि ये जो एग्रीमेंट था इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज जरूर था, लेकिन वो माइनर के लिए होता है तो वो वैलिड बनता है। लेकिन दो मेजर है, उनके एग्रीमेंट टू रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज आप लोग क्रिएट करते हो, तो वो डेफिनेटली क्या बनेगा? वॉइड। और तब इसके पास में कोई लीगल राइट्स नहीं होते। आई होप ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टूड इट वेल। ओके, तो फटाफट अगर बोलूं तो एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज गवर्न बाय सेक्शन 26। ओके, सेक्शन 26 इसके साथ में डील करता है। क्लियर कट एक ही बात बोली गई है, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज इज वॉइड, expressly declared to be void unless it is for minor। unless it is for minor मतलब अगर ये माइनर के लिए है तो बात अलग है, नहीं तो फिर ये तो क्या बनेगा? void बन जाएगा। ओके, और उसके आगे लिखा है if there is an agreement in restraint of marriage of two major, then this promise shall not be maintainable because it becomes what? void। ये क्या बन जाएगा? void बनेगा। I hope you understood it well। ओके, तो हम लोगों ने शॉर्ट में इसको लिख भी लिया और अकॉर्डिंगली हमने ये पेंटिंग वगैरह भी यहाँ पे निकाल ली। ओके, तो जब आप लोग एक्चुअल में पढ़ोगे, ओके, तो जाके आपको इसकी और डिटेल में इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग। देखो ये समझने के लिए, मैं पहले बोलता हूँ आपको ये समझने के लिए होता है, इसको लैंग्वेज में लाने के लिए तो आपको मॉड्यूल पढ़ना पड़ेगा, बट ये जब समझ जाएगा ना तो मॉड्यूल आपको इजीली ध्यान में आएगा। ओके, आप लोग इतना नोट कर लीजिए। अब बच्चों
हम लोग हमारा एक सेकेंड पॉइंट देखने वाले, दैट इज एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, नहीं इन रिस्ट्रेंट ऑफ आएगा यहाँ पे ट्रेड। ओके, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। अब इसका मतलब क्या होता है, अगर दो पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट हो और वो एग्रीमेंट ऐसा है जो एक पार्टी को रिस्ट्रेन कर रहा है फ्रॉम कंडक्टिंग लॉफुल प्रोफेशन, लॉफुल बिजनेस और लॉफुल वोकेशन एटसेट्रा एटसेट्रा। मतलब सीधी सीधी सी बात, अगर आप ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हो जिससे सामने वाली पार्टी को आप रिस्ट्रेन कर रहे हो, मतलब रोक रहे हो कोई लॉफुल बिजनेस और प्रोफेशन करने से, तो याद रखना वैसा भी एग्रीमेंट आपका क्या बनेगा, वॉइड बनेगा। ओके, तो हम लोग लिख लेते हैं, इफ एनी एग्रीमेंट is made which has restrained the other party, which has restrained the other party from carrying on, या हम ऐसा लिख सकते हैं from exercising lawful profession, trade or business is void, very important। ठीक है, अब एक बात समझ के लेना, इसका इन टोटलिटी अगर आप मीनिंग देखने जाओ तो मीनिंग क्या निकलता है। मीनिंग इज दैट कि अगर मान लो आप कोई एग्रीमेंट करते हो और वो एग्रीमेंट ऐसा है विच हैज रिस्ट्रेन द अदर पार्टी, जो क्या कर रहा है बताना, रिस्ट्रेन कर रहा है, मतलब स्टॉप कर रहा है किसको, अदर पार्टी को, फ्रॉम एक्सरसाइजिंग लॉफुल प्रोफेशन, ट्रेड और बिजनेस इज वॉइड। तो इसका मतलब साफ हो गया, अगर कोई आप लोग ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हो जिससे दूसरी पार्टी को आप रिस्ट्रेन कर रहे हो, माने रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो, स्टॉप कर रहे हो, काहे से रेस्ट्रेन कर रहे हो, काहे से स्टॉप कर रहे हो, तो याद रखना फ्रॉम एक्सरसाइजिंग, करने से, क्या करने से, लॉफुल प्रोफेशन, ट्रेड एंड बिजनेस। मतलब लॉफुल जो भी आपका प्रोफेशन होगा, ट्रेड होगा, बिजनेस होगा, वो करने से अगर आप लोग रोक रहे हो तो ये बात पकड़ के चलना बच्चों कि आप लोग कहीं ना कहीं वॉइड एग्रीमेंट कर रहे हो, क्योंकि ऐसा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है कि सीधे सीधे वॉइड रहेगा, एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बात समझ में आ रही है आपको? तो बोलना मेरा इतना ही है, आप खुद का बिजनेस करते बैठो, दूसरे को आप लोग बिजनेस करने से, लॉफुल बिजनेस करने से रोकने का एग्रीमेंट करने चले तो वो डेफिनेटली क्या बनने वाला है बताना, वो वॉइड बनने वाला है। बात समझ में आ रही है आपको? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक दो एग्जांपल भी दे सकता हूं। मान के चलो अगर कोई पर्टिकुलर यहाँ पे बंदा है जो क्या करता है बताना, जो एक पर्टिकुलर होटल चलाता है। ओके, एक पर्टिकुलर बंदा है जो क्या करता है, होटल चलाता है, रेस्टोरेंट टाइप आप पकड़ सकते हो। ठीक है, अब हो रहा क्या है, उसके पर्टिकुलर एरिया में कोई और होटल खुलने लग रही है। ओके, उसका खुद का रेस्टोरेंट है और उसी एरिया में कोई एक और होटल या रेस्टोरेंट ओपन हो रहा है। ठीक है, तो ये होटल वाला या रेस्टोरेंट वाला उस बंदे को जाके मिलता है और उसको बोलता है कि यार एक काम करो, तुम यहाँ पे ये बिजनेस चालू मत करो। वो बोलता है क्यों? तो ये बोलता है कि ये मेरा इलाका है, मेरी जगह है, यहाँ पे मेरा बिजनेस चलने दे। बात समझ में आ रही है आपको? और वो बंदा नहीं मानता तो ये बंदा उस बंदे के साथ एग्रीमेंट करता है कि एक काम करेंगे, तू इस पर्टिकुलर एरिया में बिजनेस ना करे तो मैं तुझे इतना इतना अमाउंट दूंगा, लो 4 करोड़ 5 करोड़ इतनी मैं तेरे को अमाउंट दूंगा, तू ये इतना इलाका छोड़ के और कहीं तेरा बिजनेस सेटअप कर ले, तेरा रेस्टोरेंट कहीं और खोल ले, लेकिन इतने एरिया में मत खोलना। तो मैं तुझे क्या करता हूँ, 5 करोड़ देता हूँ। मुझे एक बात बताना, ये दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो रहा है और मान लो सामने वाला बंदा एक्सेप्ट भी करता है इसको, व्हाट आई एम टेलिंग। देखो
इसने एग्रीमेंट कर डाला क्योंकि ऑफर दिया कि तू अगर इस एरिया में काम नहीं करेगा, बिजनेस स्टार्ट नहीं करेगा, तो फिर मैं क्या करूंगा, तुझे 5 करोड़ रुपीस दे दूंगा। और वो बंदा भी ऑफर को एक्सेप्ट करता है और 5 करोड़ रुपए ले भी लेता है। बात समझ में आ रही है आपको? अब हो क्या रहा है, अगर मान के चलो ये तुम्हारा जो एग्रीमेंट बन रहा है, उधर 5 करोड़ भी चले गए, प्रॉमिस भी चला गया, सब हो गया, काम खत्म। लेकिन एक बात याद रखो, इन द आइज ऑफ लॉ ये एग्रीमेंट कैसा बनेगा, वॉइड बनेगा। क्यों वॉइड बन रहा है? क्योंकि आपने ऐसा एग्रीमेंट किया जो किसी दूसरे पार्टी को रिस्ट्रेन कर रहा है, रोक रहा है। कैसे रोक रहा है? फ्रॉम एक्सरसाइजिंग लॉफुल बिजनेस। देखो वो होटल चलाना मेरे को नहीं लगता अनलॉफुल है ना, लॉफुल बिजनेस है। तो आप किसी बंदे के साथ में ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हो कि उसको कोई लॉफुल बिजनेस एक्सरसाइज करने से रोक रहे हो, ऐसा एग्रीमेंट होगा तो वो डेफिनेटली क्या बनने वाला है, वॉइड एग्रीमेंट बनेगा। ये बिजनेस का एग्जांपल दिया। ट्रेडिंग का बोले तो ट्रेड क्या होता है बच्चों? ट्रेड बोले तो आप कोई चीज ला रहे हो, बेच रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज ट्रेडिंग। बिजनेस में मैन्युफैक्चर वगैरह भी आ जाता है। ओके, तो ये ट्रेडिंग और बिजनेस के लिए सेम एग्जांपल आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। वैसे ही प्रोफेशन के लिए भी क्या हो सकता है, मान लो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ओके, तो उसका एक ऑफिस पर्टिकुलर एरिया में ओपन है। ऐसे तो छपरी धंधे हमारे सीए लोग तो बिल्कुल नहीं करते, बट फॉर एग्जांपल पकड़ के चलो, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और उसका एक पर्टिकुलर एरिया है जहां वो अपनी प्रैक्टिस चला रहा है, ठीक है। अब एक और नया सीए बन गया, हर 6 महीने में नए नए सीए देखने को मिलते हैं। तो एक पर्टिकुलर बंदा सीए बन गया और उसने बोला कि यार अपन भी इसी एरिया में क्या करेंगे, अपनी प्रैक्टिस सेटअप करेंगे, अपना ऑफिस सेटअप करेंगे। ओके, तो वो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट था उसने इस चार्टर्ड अकाउंटेंट को बोला कि एक काम कर यार, तो इतने एरिया में तेरा ऑफिस सेटअप मत कर, तेरे को कहीं खोलना है तो किसी और जगह पे खोल देना। ये बोलता है साहब तुम सीए मैं भी सीए, मैं कहीं पे भी खोल सकता हूँ। तो वो बोलता है एक काम करेंगे, तो अगर यहाँ पे ऑफिस ना खोले तो ले, इतने पैसे मैं तेरे को देता हूँ। बात समझ में आ गई आपको? और उसने भी एक्सेप्ट कर लिया। बट मेरे को एक बात बताओ, क्या ये एग्रीमेंट वैलिड है इन द आइज ऑफ लॉ? तो जवाब है जी नहीं। ये एग्रीमेंट भले ही बन रहा लेकिन इसको एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड बोल दिया गया है। व्हाट इज द रीजन? क्योंकि आपका जो एग्रीमेंट था ना, उसने रिस्ट्रेन किया है दूसरे पार्टी को। इट हैज रिस्ट्रेन द अदर पार्टी। कैसे रिस्ट्रेन किया? फ्रॉम एक्सरसाइजिंग लॉफुल बिजनेस, प्रोफेशन और ट्रेड, देन इट विल बी बिकमिंग अ वॉइड एग्रीमेंट। बात समझ में आ गई? तो ये कौन सा एग्रीमेंट बनने वाला है? वॉइड एग्रीमेंट बनेगा। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। देखो ये एग्जांपल सिर्फ बोला, तो जो एग्जांपल मेरे से बोलने में आते हैं आपका काम रहेगा कि उसको अच्छे से प्रॉपर्ली वहां पे नोट डाउन कर लेना। आई होप आप लोग नोट करते होंगे। ओके, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट। आप इतना लिखो, फिर इसमें हम लोग कुछ एक्सेप्शंस भी देखने वाले हैं। एक्सेप्शन का मतलब क्या होगा? तो एक्सेप्शन का मतलब होगा अग्रीमेंट तो इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड ही होगा। व्हाट आई एम टेलिंग? अग्रीमेंट तो इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड ही होगा, लेकिन हम लोग क्या करने वाले बताना है, हम लोग उसको वैलिड एग्रीमेंट बोलने वाले। हम अभी क्या सीखे? एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड क्या होता है? वॉइड होता है। लेकिन अब हम इस प्रिंसिपल के कुछ एक्सेप्शंस देखेंगे। तो एक्सेप्शन की बात बोली तो समझने की जरूरत ही नहीं, खुद से समझना चाहिए कि वहां पे क्या होगा। भले ही एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड होगा, फिर भी हम लोग उसको वैलिड मानने वाले हैं। ओके, आप पहले नोट कर लो, फिर हम लोग एक्सेप्शन की तरफ आगे बढ़ेंगे। ओके, एक्सेप्शंस। ओके, इसका मतलब क्या होगा बच्चों? एक्सेप्शन का इसका मतलब होगा एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड but still treated as valid agreement। ओके,
मतलब क्या हो गया, अब हम लोग एक्सेप्शन देख रहे उस प्रिंसिपल के ऊपर। तो देख लिया कि आप अगर कोई एग्रीमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेड करो तो वो तो क्या रहेगा बताना, वो रहेगा वॉइड। लेकिन अब हम लोग कुछ ऐसे एक्सेप्शंस देख रहे हैं, तो एक्सेप्शन बोला तो इसका मतलब क्या होगा, अग्रीमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेड तो होगा लेकिन उसको हम लोग क्या मानने वाले, वैलिड अग्रीमेंट मानने वाले। बात समझ में आ गई आपको, बट स्टिल दैट विल बी ट्रीटेड एज व्हाट, वैलिड अग्रीमेंट। क्लियर है सबको? चलो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नंबर फर्स्ट, पर्सन सेलिंग गुडविल, पर्सन सेलिंग गुडविल। ओके, अब मेरी एक बात समझ के लेना, पहले एक एग्जांपल समझा देता हूं, फिर आपको ऑटोमेटिक उसके अंदर क्या है वो समझ में आ जाएगा। क्लियर है सबको? प्लीज ध्यान से सुनना। अब देखो बच्चों, आपको भी पता है हमारे यहाँ पे पेड़ा बोला तो मामा पेड़ा, समझता है ना तुमको, पेड़ा बोला तो ये मामा पेड़ा, इनका बड़ा नाम है यहाँ पे। क्लियर हो गया? पेड़ा बोला तो बस हमारे मामा के पेड़े। अरे बच्चों, अपना यहाँ ही नहीं, आप इतना ध्यान रखो, औरंगाबाद हो गया। अब मैं जाजूस में जब जाता था वहां पढ़ाने के लिए, तो वहां के कुछ बच्चों ने मेरे को डायरेक्टली पूछा, सर आपके वहां तो वो मामा के पेड़े बहुत जबरदस्त होते हैं। तो बोलने का मतलब क्या है, मेरे को कभी लगा भी नहीं था कि अपने यहाँ के मामा के पेड़े वहां तक फेमस होते हैं। ओके, यही नहीं, हमारे जो भी मतलब रिलेटिव्स वगैरह होंगे जो अलग अलग गाँव में होंगे, वहां तक भी मामा पेड़ा का नाम पहुंचा हुआ है बॉस, याद रखो। तो अब हो क्या रहा है, मस्त धंधा है मामा पेड़ा। ओके, अब रिजल्ट्स के दिन आ रहे, आपको पता है, और रिजल्ट सबके कुछ ना कुछ चीज के आते रहते हैं। ओके, तो आते रहते रिजल्ट्स, और रिजल्ट के बाद तो डेफिनेटली पास तो कोई ना कोई होगा, और जो पास होता है वो डेफिनेटली क्या करता है बताना, पेड़े वेड़े तो जरूर बांटता है। ओके, 1-2 किलो तो ऐसी नॉर्मल चीज है, पेड़े तो बटते ही है। ओके, घर में और कोई खुशी होती है, पेड़े बटेंगे। बोलने का मतलब क्या है, धंधा इतना जबरदस्त है, और जिसमें इन्होंने अपनी टेस्ट जो है, टेस्ट मेंटेन करके रखी हुई है। ओके, तो धंधा तो भाई 12 महीने चलता रहता है। ओके, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी रेपुटेशन बनाई। अब देखो ना आप लोग, पेड़ा बोला तो आप क्या बोलते हैं, मामा का पेड़ा। ये क्या है, ये रेपुटेशन है इनकी। दिस इज नथिंग बट हिज गुडविल, ये इनकी क्या है बताना, गुडविल है। ठीक है, अब होता क्या है, आप में से कोई एक बंदा सीए भी बन रहा है, और उसके बाद में आप सोच रहे हो कि यार डेफिनेटली सीए तो बन रहे हैं, बट ये धंधे में बहुत पैसा है, यहाँ पे अपन साइड बाय साइड क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ओके, तो आपने क्या किया, आप में से किसी एक पर्टिकुलर बंदे ने सीधे सीधे जाके इनके साथ में एक एग्रीमेंट किया कि साहब मैं तुम्हारा पेड़े का जो वो नाम आप लोग लगा, या तुम्हारा जो ब्रांड नेम है दैट इज मामा। ओके, तो मैं वो ब्रांड नेम परचेस करना चाहता हूँ। ओके, ये आपका पूरा बिजनेस में परचेस करना चाहता हूँ। ये कौन बोलता है, आप में से कोई एक बंदा बोलता है। आपने भी देखा था कि यार अब इनसे इतना मैनेज नहीं हो पा रहा, तो आपने उनको बोला कि मैं आपका पूरा बिजनेस परचेस करना चाहता हूँ। ओके, तो इन्होंने बोला देख भाई, हमारे बिजनेस में हमारी कोई असेट वसेट तो कोई खास है नहीं। ओके, तराजू है, थोड़ा बहुत फर्नीचर है वगैरह वगैरह, आपको भी समझता है। ओके, और थोड़े बहुत यूटेंसिल्स है ना, बर्तन, बस काफी है। इतनी ही हमारी क्या है बताना, असेट है बिजनेस की। आपको भी समझ रहा होगा, असेट तो भाई इतना ही है, और जरा बहुत स्टॉक लगता होगा चीजों का, बट इनका सबसे मेन असेट क्या है, ये इनका ब्रांड नेम, इनकी गुडविल, ये सबसे बड़ी असेट है। ये बात समझते हैं तुमको? तो मेरे को एक बात बताओ, आप अगर ये ऐसा बिजनेस इनका लेना चाह रहे हो, तो आपको नहीं लगता कि आप कहीं ना कहीं इनकी जो रेपुटेशन है, माने गुडविल है, गुडविल भी आप लोग परचेस कर रहे हो? बात सीधी है ना, आपने इंटरनली इनका बिजनेस परचेस कर लिया, नाम आपने वही रखा मामा। ओके, बाहर के लोगों को क्या पता है कि यहाँ पे बनाने वाला बदल गया है। ओके, तो सीधी सी बात है ना, आप क्या कर रहे हो, अगर ऐसी गुडविल परचेस करते हो किसी और बंदे की, और इस पर्टिकुलर बंदे के साथ में, किसके साथ में, ये मामा जी के साथ में एग्रीमेंट कर रहे हो। क्या अग्रीमेंट कर रहे हो कि भाई मामा जी,
मैं तुम्हारा बिजनेस परचेस कर रहा हूं। आप भले मामा जी को पूछते हो कि आपका वैसे साल में कितना प्रॉफिट होता है, टॉकिंग अबाउट प्रॉफिट नॉट अबाउट टर्नओवर। टर्नओवर तो इनका काफी होता है, लेकिन प्रॉफिट पूछ रहे हो तो मेरे को भी नहीं पता एग्जैक्ट फिगर, लेकिन मैं अंदाजा लगा रहा हूँ एक 3 करोड़ रुपए का प्रॉफिट होता है। मान के चल रहे भाई, कहीं बोलना मत नहीं तो अपने चालू हो गए। ओके, हम सिर्फ एक अंदाजा लगा रहे हैं, 3 करोड़ का मान लो इनका क्या होता है, नेट प्रॉफिट होता है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सीधे सीधे इसको बोला कि भाई देख, हम अगर हमारा बिजनेस कंटिन्यू करें तो आगे के 10 साल तक तो हम बिजनेस कैसे भी कर ही सकते हैं, हमारे में इतनी ताकत है, 10 साल तक बिजनेस करेंगे। ओके, हर साल हमको इतना इतना क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, तो तू अगर बिजनेस परचेस करना चाहे तो 3 × 10, मानने 30 करोड़ रुपीस का मुझे क्या दे देना, तो पहले ही पैसा दे देना। आपने क्या बोला, भाई चलता परवड़ता अपन क्या करेंगे, इसको 30 करोड़ तो दे देंगे। तो आपने अकॉर्डिंगली 30 करोड़ दे दिए। मामा वाले ने आपको क्या कर दी, गुडविल सेल कर दी, है ना। इन्होंने क्या कर दी बताना, गुडविल सेल करी, इसका मतलब आपने परचेस करी है। तो ये सब आपने कितने में किया, 30 करोड़ में। ओके, 30 करोड़ में पूरा बिजनेस ट्रांसफर हो गया आपके नाम पे। अब मेरा सवाल ये, अगर आप जिन्होंने मामा पेड़ा को पूरे पैसे दिए, गुडविल के दिए, बिजनेस परचेस करने के लिए पूरे पैसे दे दिए और इन्होंने भी अपनी गुडविल सेल कर दी, अब अगर आप लोग अग्रीमेंट करते हो मामा जी के साथ में कि हे मामा जी, अब आप क्या करना, न्यू जालना के एरिया में, क्या बोल रहा हूं, न्यू जालना के एरिया में शॉप ओपन मत करना आपके नाम की। ओके, मामा के नाम की शॉप ओपन मत करना, मामा पेड़ा के नाम की शॉप ओपन मत करना। कहां पे, न्यू जालना के टेरिटरी में। ओल्ड जालना में करना है आपकी मर्जी, बट न्यू जालना में अब मत करना। बात समझ में आ रही है आपको। तो आपने अब देखो यहां पे भी अग्रीमेंट किया है, किसके साथ में अग्रीमेंट किया, मामा जी के साथ में। अच्छा, ये कौन सा एग्रीमेंट है, ये एग्रीमेंट है बिजनेस एक लोकल लिमिट तक ना करने का। बात समझ में आ रही है आपको। अब ये एग्रीमेंट आपका क्या बना बताना है, एक लोकल लिमिट तक या न्यू जालना की टेरिटरी तक बिजनेस चालू मत करना मामा पेड़ा के नाम से। ये अगर तुम्हारा टर्म था कॉन्ट्रैक्ट का, अग्रीमेंट तुम्हारा ऐसा बना, तो मेरा सवाल ये, आपको नहीं लगता ये भी एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड है। आप उनके साथ में एग्रीमेंट जो कर रहे हो वो रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड हुआ। भाई न्यू जालना में आप आपकी शॉप ओपन मत करना, ये क्या हो गया, ये इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड हो रहा है ना। आप ट्रेड करने से रोक रहे हो, आप बिजनेस करने से रोक रहे हो, यही आपका एग्रीमेंट यहाँ पे भी बन रहा है। तो सवाल ये, क्या ये अग्रीमेंट वॉइड बनेगा क्या, ये मेरा सवाल। तो आपने जवाब देना, सर हमने जरूर सीखा एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड वॉइड होता है, मतलब आप किसी को कोई लॉफुल बिजनेस प्रोफेशन करने से रोक रहे हो तो वो डेफिनेटली वॉइड तो बनेगा। हमने सीखा जरूर, बट हम अब लोग क्या देख रहे बताना, एक्सेप्शंस देख रहे हैं। और एक्सेप्शन का मतलब क्या होगा, भले ही एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड होगा बट स्टिल ट्रीटेड एज वैलिड एग्रीमेंट, लेकिन ये वैलिड एग्रीमेंट माना जाएगा। तो उसमें हमने ये पॉइंट क्या देखा बताना, पर्सन सेलिंग गुडविल। ओके, तो अगर कोई बंदा अपनी गुडविल सेल करता है और एट द टाइम ऑफ सेलिंग गुडविल वो अगर एग्रीमेंट करता है कि वो किसी लिमिट तक, किसी लोकल लिमिट तक, स्पेसिफाइड एरिया तक बिजनेस कंडक्ट नहीं करेगा, स्पेसिफाइड एरिया में क्या करेगा, बिजनेस जो है वो कैरी नहीं करेगा, ऐसा एग्रीमेंट अगर होता है तो स्टिल इट विल बी अ वैलिड एग्रीमेंट, इट विल बी ट्रीटेड एज व्हाट, वैलिड एग्रीमेंट। इसको वॉइड नहीं मानेंगे। क्यों, अरे भाई पैसे ले रहे हो ना आप लोग, आप बोलेंगे सर पहले भी तो पैसे ले रहे थे, बट एक बात समझो, यहाँ पे आप गुडविल के पैसे ले रहे हो। गुडविल बोले तो जो आपने रेपुटेशन अर्न की ना, तो उसके पैसे ले रहे हो। तो जब गुडविल शब्द आ जाएगा, गुडविल के सेलिंग के टर्म्स एंड कंडीशन आ जाएंगे, तब वो फिर वैलिड बनने लगेगा। तो कोई भी बंदा जब अपनी गुडविल सेल करता है तो उसको सामने वाले के टर्म्स मानने पड़ते हैं। ओके, जो परचेसर होता है उसके टर्म्स मानने पड़ते हैं।
और वो फिर आप पे रेस्ट्रिक्शन लगा दे कि आप इतने इतने जगह पे मत करना, तो फिर सवाल ही नहीं उठता। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको उसकी बात माननी पड़ेगी। बात समझ में आ गई आपको? तो दिस इज ऑल अबाउट दिस योर फर्स्ट एक्सेप्शन, पर्सन सेलिंग गुडविल। ओके, तो अगर किसी पर्सन ने अपनी गुडविल सेल करी और वो क्या करता है बताना, किसी लोकल लिमिट तक, स्पेसिफाइड एरिया तक आपको बिजनेस करने से रिस्ट्रेन कर रहा है, दैट विल बी अ वैलिड अग्रीमेंट। वो क्या रहेगा, वैलिड अग्रीमेंट रहेगा। लेकिन एक बात और याद रखना, ये जो स्पेसिफाइड एरिया है ना, ये रीजनेबल होना चाहिए। क्या बोल रहा हूं मैं, ये रीजनेबल होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोल दोगे। आप बोलेंगे मामा जी आपने हमको गुडविल सेल करी ना, अब आप पूरे इंडिया में मामा पेड़ा के नाम से शॉप ओपन ही नहीं कर सकते। इसको बोलते हैं अनरीजनेबल, है ना, ये अनरीजनेबल टर्म कर दिया। हाँ, आप बोल रहे हो न्यू जालना के एरिया तक नहीं करना, रीजनेबल है। या कम से कम ऐसा भी बोल दिया कि अब जालना में आप ओपन मत करो, ये भी रीजनेबल माना जाएगा। रीजनेबल बोले तो क्या ये कहीं डिफाइंड नहीं है, ये हमको समझना पड़ेगा। बट अनरीजनेबल तो समझ में आता है, जो प्रैक्टिकली नहीं है। मतलब आप बोल रहे हो महाराष्ट्र में ही मत करो, इंडिया में ही मत करो, वो अनरीजनेबल माना जाएगा। बात समझ में आ गई आपको? तो फिर बोलने का एक ही मतलब निकल के आता है, जो भी पर्सन गुडविल अपनी सेल करता होगा, तो अगर बायर परचेसर एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड करे, कोई स्पेसिफाइड एरिया तक बिजनेस कंडक्ट ना करने के लिए आपसे एग्रीमेंट करे, डेफिनेटली इट विल बी अ वैलिड एग्रीमेंट। याद रखना मेरी बात, ये क्या रहेगा, वैलिड एग्रीमेंट रहेगा। आई होप सबको समझ में आई होगी बात। आप इतना नोट कर लो, फिर हम आगे के और एक्सेप्शन देखेंगे इसी पॉइंट के अंदर। ओके, अब बच्चों ये और एक एक्सेप्शन है, एग्रीमेंट विद आउटगोइंग पार्टनर। ठीक है, हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग ऐसे एग्रीमेंट देख रहे हैं जहां पे एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड तो होगा, बट फिर भी उसको वैलिड माना जाएगा। वैसे तो एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड को वॉइड मानते हैं, बट कुछ एक्सेप्शनल केसेस में उसको वैलिड मानेंगे। तो हम लोग बस वही देख रहे थे। तो उसमें सबसे पहले हमने क्या देखा था बताना है, पर्सन सेलिंग गुडविल। जब कोई बंदा अपनी गुडविल सेल करता है, तो अगर कुछ स्पेसिफाइड एरिया तक बिजनेस कैरी ना करने का एग्रीमेंट होगा तो वो वैलिड होगा, लेकिन वो रीजनेबल होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग सेकंड पॉइंट देख रहे हैं, एग्रीमेंट विद आउटगोइंग पार्टनर। ठीक है, अब ये बात समझ के लेना। देखो बच्चों, ये क्या है, आप बोलेंगे सर एक राउंड है। अब बोलो क्या है, ए बी और सी। ठीक है, तो ये एक पार्टनरशिप फर्म है। दिस इज वन वर्ड, पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, ये क्या है बताना, पार्टनरशिप फर्म है। और ये पार्टनरशिप फर्म बिजनेस कर रही है इलेक्ट्रॉनिकल गुड्स का। इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी आइटम्स होंगे उनका ये बिजनेस कर रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स। ओके, तो फिर इसमें टीवी, उसके बाद में तुम्हारा जो भी रेफ्रिजरेटर, फिर उसके बाद में जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम आएंगे, उन सारों के साथ डील करते हैं ये पार्टनरशिप फर्म। तो इनकी एक पार्टनरशिप फर्म है और इनका बिजनेस क्या है बताना, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में डीलिंग करने का बिजनेस है। क्लियर हो गई बात? अब देखो, अब होता क्या है, अब ये जो सी है, सी सोच रहा है कि यार ये पार्टनरशिप में कुछ मजा नहीं आ रहा। ओके, मजा कैसे नहीं आ रहा है बताना, ये बेच रहे हैं, प्रॉफिट जो भी आ रहा है तीनों में बढ़ रहा है, कुछ मजा नहीं आ रहा। ओके, अकॉर्डिंगली ये पर्टिकुलर जो सी है, ये सोच रहा है कि चलो यार ये पार्टनरशिप से टाटा बाय बाय कर देते हैं। ओके, रिटायर हो जाते हैं पार्टनरशिप फर्म से। ठीक है, तो अब इसने क्या किया, इसने इन दोनों को बताया कि यार मैं क्या हो रहा हूं बताना, रिटायर हो रहा हूं। ओके, इस पार्टनरशिप फर्म से, मतलब मैं ये पार्टनरशिप फर्म से अब टाटा बाय बाय कर रहा हूं। बात समझ में आ गई आपको? ये कौन बोलता है बताना, सी बोलता है। अब जैसे सी ने बोला कि मैं पार्टनरशिप फर्म से रिटायर हो रहा हूं, वैसे ही, बात ध्यान से सुनना मेरी, ए और बी अब अकेले बचे या दो जन ही बचे कायम में पार्टनरशिप फर्म में। और अब देखो सी यहां पे अब क्या बन जाएगा, आउटगोइंग पार्टनर। सी यहाँ पे क्या बनता है बताना, आउटगोइंग पार्टनर, मतलब जो बाहर जाने वाला पार्टनर है। नाम से समझो ना, आउटगोइंग, आउट बोले तो बाहर, गोइंग मतलब जा रहा है,
तो जो बाहर जा रहा है वैसा पार्टनर। ओके, तो सी बिकेम हियर व्हाट, आउटगोइंग पार्टनर। अब उसने क्या किया, ए और बी के साथ में अग्रीमेंट किया, या सॉरी ए और बी ने उसको फोर्स किया, किसको, सी को, और सी के साथ में अग्रीमेंट कर लिया। क्या अग्रीमेंट कर लिया, ए और बी बोलते हैं सी को कि भाई सुन, एग्रीमेंट के हिसाब से तू दो काम नहीं कर सकता। क्या, एक स्पेसिफाइड टाइम तक और स्पेसिफाइड एरिया में सिमिलर बिजनेस चालू नहीं कर सकता। सिमिलर बिजनेस कैन नॉट बी स्टार्ट। अब ये बात समझ के लेना, हुआ ऐसे है, पहले इनकी अच्छी पार्टनरशिप फर्म थी, बिजनेस था इलेक्ट्रॉनिक आइटम का, अच्छा खासा चल रहा था। पता नहीं सी को क्या हुआ, सी बोलता है अब मैं पार्टनरशिप फर्म में नहीं रहूंगा। अकॉर्डिंगली सी बन गया आउटगोइंग पार्टनर, और ये ए और बी क्या रहे बताना, कंटिन्यूइंग पार्टनर। अब क्यों कंटिन्यूइंग बोलते हैं, क्योंकि ये पार्टनरशिप फर्म से तो जा नहीं रहे, ये पार्टनरशिप फर्म को कंटिन्यू कर रहे, तो इसके लिए इनको क्या बोला जाएगा, कंटिन्यूइंग पार्टनर। तो याद रखना, अगर कोई पार्टनर आउटगोइंग पार्टनर है और वो पार्टनरशिप फर्म से जा रहा है, तब अगर कंटिन्यूइंग पार्टनर आउटगोइंग पार्टनर के साथ में कोई एग्रीमेंट करे, और कौन सा एग्रीमेंट करे, नॉट टू कैरी ऑन सिमिलर बिजनेस। क्या, नॉट टू कैरी ऑन सिमिलर बिजनेस। सिमिलर बिजनेस कैरी ऑन मत करो, कहां पे मत करो, स्पेसिफाइड एरिया में मत करो और स्पेसिफाइड टाइम तक मत करो। ऐसा अगर अग्रीमेंट हुआ तो आप बोलेंगे सर ये भी तो अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड हो गया, तो क्या ये वर्ड रहेगा? जवाब है नहीं, क्योंकि आप लोग क्या देख रहे हो बताना, एक्सेप्शंस देख रहे हो। ओके, तो अगर मान लो ये कंटिन्यूइंग पार्टनर ए और बी सी को बोलते हैं कि तू आगे के 2 साल तक सिमिलर बिजनेस नहीं कर सकता, और सिमिलर बिजनेस बोले तो क्या, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का ही बिजनेस तू क्या नहीं कर सकता, कैरी ऑन नहीं कर सकता। बात समझ के लो, अगर ए और बी सी को बोलते हैं आगे के 2 साल तक तो ये वाला बिजनेस नहीं कर सकता, कौन सा वाला, इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस तो चालू नहीं कर सकता, अगर ऐसा अग्रीमेंट में डाला गया, इट विल बी वेरी मच वैलिड अग्रीमेंट। इसको वैलिड एग्रीमेंट माना जाएगा। जब भी कंटिन्यूइंग पार्टनर आउटगोइंग पार्टनर के साथ में ऐसा अग्रीमेंट करते हैं जिससे रेस्ट्रिक्शन आएगा, not to carry on similar business in specified time and in specified area, it will be a very much valid agreement। ये valid agreement माना जाएगा। I hope all of you have understood it well। Okay, आप बोलेंगे सर तो क्या वो कोई दूसरा बिजनेस कर सकता है? जवाब है जी हाँ। देखो, अग्रीमेंट सिर्फ काय का है बताना, सिमिलर बिजनेस ना करने का। ये यहाँ पे मान लो इलेक्ट्रॉनिक आइटम का बिजनेस था, सी अलग होना चाहता है और अलग होके मान लो एक होटल खोलना चाहता है, क्या ए और बी अब उसको रोक सकते हैं? जवाब है नहीं। अगर अब ए और बी उसके साथ में एग्रीमेंट करे कि तू होटल भी नहीं खोल सकता, तो वो डेफिनेटली एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड रहेगा और वो बनेगा वॉइड। ओके, इनका लाड़ प्यार, इनकी बातें ये सी कब तक सुनेगा? जब तक ये सिमिलर बिजनेस खोलने की चाह रख रहा है, इच्छा रख रहा है। बात समझ में आ गई? रूल सेज दैट ये क्या नहीं कर सकते बताना, ये एग्रीमेंट कर सकते हैं काय के लिए? सिर्फ सिमिलर बिजनेस ना करने के लिए। कोई दूसरा बिजनेस अगर ये करना चाहता है तो उसके लिए ये एग्रीमेंट लगा के उसको रोक नहीं सकते। बात ध्यान में रखना। इज दैट क्लियर? तो फिर यहाँ पे हमारा पॉइंट क्या बन रहा है बताना, अगर कोई आउटगोइंग पार्टनर है उसके साथ कंटिन्यूइंग पार्टनर ने कोई अग्रीमेंट किया नॉट टू कैरी ऑन सिमिलर बिजनेस, वेरी इंपॉर्टेंट, सिमिलर बिजनेस न करने के लिए एग्रीमेंट किया। कहां पे न करने के लिए? कोई स्पेसिफाइड एरिया में और कुछ एक स्पेसिफाइड टाइम तक सिमिलर बिजनेस ना करे, इसके लिए अगर एग्रीमेंट करोगे तो वो डेफिनेटली वैलिड बनेगा। लेकिन वापस से वही बात आती है, टर्म्स कैसे होने चाहिए बताना, रीजनेबल होने चाहिए। ओके, वो जो आप बोल रहे हो ना स्पेसिफाइड एरिया में नहीं करना, स्पेसिफाइड टाइम तक नहीं करना, तो वो टर्म्स कैसे होने? रीजनेबल होने। नहीं तो ए और बी सी को जाते जाते बोलेंगे टाटा तो टाटा, लेकिन
तो आगे के 50 सालों तक इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस नहीं कर सकता। तो आप बोलेंगे सर अभी तो बोल रहे थे कि स्पेसिफाइड टाइम तक अगर सिमिलर बिजनेस ना करने का एग्रीमेंट हो वैलिड रहेगा, तो क्या ए और बी सी को बोलते हैं आगे के 50 सालों तक तू क्या नहीं कर सकता, ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस नहीं कर सकता। तो सवाल ये क्या ये एग्रीमेंट अब वैलिड रहेगा, तो जवाब वेरी सिंपल, नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि जो आपके टर्म्स थे वो रीजनेबल नहीं थे। 50 साल बोले तो बेचारा मर ही जाएगा ना, बात समझ में आ रही है आपको? तो वैसे केस में वो एग्रीमेंट वॉइड बन जाएगा। तो टर्म्स जो भी है स्पेसिफाइड टाइम और स्पेसिफाइड एरिया के, ये रीजनेबल चाहिए, अनरीजनेबल नहीं चाहिए, तब जाके वो वैलिड बनेगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ठीक है, इतना नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, अब बच्चों हम लोग और आगे के 2 पॉइंट देखते हैं एक्सेप्शन में। हम अभी भी एक्सेप्शन में ही है। ओके, आगे का पॉइंट है एग्रीमेंट विथ कंटिन्यूइंग पार्टनर फॉर नॉट डूइंग कॉम्पिटिंग बिजनेस। ओके, अब ये क्या है? अभी हमने वो आउटगोइंग पार्टनर का देखा, मतलब कोई अगर पार्टनर जा रहा है तो उसके साथ कंटिन्यूइंग पार्टनर एग्रीमेंट करे कि भाई तू सिमिलर बिजनेस कोई स्पेसिफाइड एरिया में स्पेसिफाइड टाइम तक नहीं कर सकेगा, तो वो वैलिड रहेगा। ओके, अब हम लोग क्या देख रहे हैं बच्चों? एग्रीमेंट विद कंटिन्यूइंग पार्टनर फॉर नॉट डूइंग कॉम्पिटिंग बिजनेस। ओके, कॉम्पिटिंग बिजनेस ना करने के लिए अगर कंटिन्यूइंग पार्टनर में एग्रीमेंट हुआ, वैलिड माना जाएगा। मतलब क्या हुआ? मान लो सिंपलिसिटी के लिए हम लोग बोलते हैं these are two person A and B, both of them are partners। अब ये दोनों भी कौन है बताना है? पार्टनर्स है। ठीक है, तो ये पार्टनरशिप फर्म में है। ठीक है, these are in what? पार्टनरशिप फर्म। मान के चलो ये भी मान लो इलेक्ट्रॉनिक्स का ही बिजनेस कर रहे हैं, ये भी क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस कर रहे हैं। क्लियर है बात सबको? ए और बी पार्टनर्स है और वो कौन सा बिजनेस कर रहे हैं बताना, इलेक्ट्रॉनिक्स का ही बिजनेस कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता, अगर ये दोनों आपस में एग्रीमेंट करे, ये दोनों आपस में एग्रीमेंट करे, कौन सा एग्रीमेंट? नॉट टू डू इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस इंडिविजुअली। ओके, इंडिविजुअली कौन सा बिजनेस नहीं करना? इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस नहीं करना। तो ये एग्रीमेंट डेफिनेटली क्या बनेगा? वैलिड एग्रीमेंट बनेगा। देखो बात बहुत सीधी है ना, एक पार्टनरशिप फर्म में दो लोग काम कर रहे हैं और दोनों पार्टनरशिप फर्म में किस चीज का काम कर रहे हैं, किस आइटम से डील कर रहे हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम के साथ में। तो अगर वो दोनों एग्रीमेंट करे और आपस में ये डिसाइड कर ले कि दोनों में से कोई भी सेपरेटली यही बिजनेस नहीं करेगा, कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का ही बिजनेस नहीं करेगा, ऐसा अगर ये दोनों मान लेते हैं, एग्रीमेंट कर लेते हैं, तो मान के चलना ये जो पर्टिकुलर एग्रीमेंट रहेगा ना, ये एग्रीमेंट कैसा रहने वाला है? वैलिड एग्रीमेंट रहेगा। दिस एग्रीमेंट विल बी वैलिड एग्रीमेंट। क्यों वैलिड एग्रीमेंट? सोच के देखो ना, एक पार्टनरशिप फर्म है जहां इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में डीलिंग चल रही है, अगर एक पार्टनर जाके खुद का भी एक नया इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस ओपन कर दे तो क्या प्रॉब्लम होगी? कोई कस्टमर अगर इस पार्टनरशिप फर्म में आता रहेगा, ये तो उसको भड़का के वो उसकी इंडिविजुअल फर्म में लेके चले जाएगा या इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप में लेके चले जाएगा और वहां से वो आइटम सेल आउट करेगा। ये प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो इसके लिए बोला क्या है कि अगर कोई एक पार्टनरशिप फर्म है और वो अगर एक लेट्स से इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में काम कर रहे हैं, तो आपने कॉम्पिटिंग बिजनेस नहीं करना। कॉम्पिटिंग बोले तो क्या? अब क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक्स का धंधा है तो आप जाके इलेक्ट्रॉनिक्स का ही धंधा करने बैठे, तो ये हो गया कॉम्पिटिंग बिजनेस। तो आप ऐसे कॉम्पिटिंग बिजनेस ना करो, इसका अगर अग्रीमेंट होगा इट विल बी डेफिनेटली अ वैलिड एग्रीमेंट, ये रहेगा वैलिड एग्रीमेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा।
हमने अभी तक ऐसे 3 पॉइंट्स देख लिए एक्सेप्शन के, जो एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड तो है बट फिर भी वैलिड माने जाएंगे। नंबर 1, जब पर्सन सेलिंग गुडविल, कोई बंदा अपनी गुडविल सेल करता है तो अगर उसने रेस्ट्रिक्शंस लगाए इस एरिया में धंधा ना करने के लिए तो वो वैलिड रहेगा। फिर उसके बाद सेकंड हमने क्या देखा, आउटगोइंग पार्टनर के साथ कंटिन्यूइंग पार्टनर एग्रीमेंट करते हैं नॉट टू कैरी ऑन सिमिलर बिजनेस इन स्पेसिफाइड एरिया एंड इन स्पेसिफाइड टाइम, वो भी वैलिड रहेगा। और तीसरा हम लोग अभी देख रहे हैं, अगर कंटिन्यूइंग पार्टनर है, इनमें से कोई बाहर तो नहीं जा रहा, लेकिन ये जब पार्टनरशिप में है तो ये एग्रीमेंट कर रहे हैं कि ड्यूरिंग द पार्टनरशिप ये वही कॉम्पिटिंग बिजनेस खुद के लेवल पे ओपन नहीं करेंगे। मतलब यहाँ अगर इलेक्ट्रॉनिक्स का धंधा चल रहा है तो ए या बी दोनों में से कोई भी खुद की और एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान ओपन नहीं करेगा, कॉम्पिटिंग बिजनेस नहीं करेंगे। अगर ऐसा एग्रीमेंट हुआ तो ये भी वैलिड माना जाएगा। इज दैट क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट और एक उसका एक्सेप्शन है, वो है एग्रीमेंट ऑफ सर्विस विथ एम्प्लॉय not to carry on या not to compete his employer, not to compete his employer, okay? एग्रीमेंट ऑफ सर्विस विथ एम्प्लॉय नॉट टू कॉम्पीट हिज एम्प्लॉयर, ठीक है? अब ये क्या मान रहा है प्लीज समझ के लेना। अब बच्चों मान लो आप लोग हो और आप हाल फिलहाल में सीए बने हो, ओके? आप लोग हाल फिलहाल में क्या हो गए हो, सीए बने हो। अब आप सीए बन रहे हो तो आप सोच रहे हो कि यार अपन अपना खुद का ऑफिस खोलेंगे, अपनी प्रैक्टिस करेंगे, ओके? लेकिन जो नए नए सीए बनते हैं ना बच्चों, तो उनको फाइल्स लेने में थोड़ी तकलीफ स्टार्ट में जरूर जाती है, ओके? नए नए आप जब सीए बनोगे तो ऐसा नहीं होगा कि आप सीए बन गए, लोग रेडी थे आपको फाइल्स देने के लिए, काम देने के लिए, ऐसा नहीं होता। उसमें थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, ओके? जॉब करने वाले तो भाई हमेशा सुखी रहते हैं, बात समझ के लेना। जॉब सीए कर रहे हो और आप जॉब के लिए जा रहे हो तो पकड़ के चलो 50, 60, 70, 80 आपके कैलिबर के हिसाब से आपको जॉब में पैकेजेस मिलते हैं, ओके? ये थाउजेंड्स में बोल रहा था पर मंथ, ओके? तो आपके कैलिबर के हिसाब से आपको जॉब मिल जाएंगे, जॉब में कोई वांदा ही नहीं होता। लेकिन अगर आप खुद की प्रैक्टिस सेट करना चाह रहे हो, खुद का ऑफिस सेट करना चाह रहे हो, तब थोड़ा सा आपको पेशेंस तो रखना पड़ता है। अब आप नए नए सीए बने हो, आपने 1-2 महीना ट्राई किया, इसकी फाइल ले उसकी फाइल ले, तो भाई फाइल सब मिल नहीं रही है जल्दी, ओके? तो फिर आपने क्या सोचा, आपने सोचा कि चलो यार क्या करते हैं, कोई एक बड़ा सीए होगा ना, देखो ये बड़ा सीए, ओके? कोई एक बड़ा सीए होगा तो उसके ऑफिस में कुछ दिन हम लोग जॉब कर लेते हैं, उसके काम हम कर लेते हैं, बात समझ में आ गई? तो आप छोटे सीए, अभी अभी बने हुए सीए, इस बड़े सीए के पास में जाके क्या कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, ओके? मतलब इसके जो बहुत सारे फाइल्स है वो आप लोग संभालने का काम कर रहे हो, ठीक है? अब ये बड़ा सीए तो ठहरा बड़ा सीए, उसको भी मालूम है तुम छोटे जरूर हो बट हो तो सीए, दिमाग तो वैसे चलेगा ना, सीए का ही दिमाग चलेगा आपका। ये किसको पता है बताना, कि बड़े सीए को पता है। तो बड़ा सीए भी क्योंकि वो बड़ा सीए है तो वो ज्यादा सोचता है, आगे तक सोचता है। उसने क्या किया, उसने आपके साथ में जॉब को लेने से पहले एक एग्रीमेंट कर लिया, आपको जॉब पे लगाने से पहले उसने एक एग्रीमेंट कर लिया। क्या एग्रीमेंट किया, नॉट टू कॉम्पीट मी, नॉट टू कॉम्पीट मी मतलब क्या, तू मेरे ऑफिस में जॉब जरूर करेगा बट सिर्फ और सिर्फ मेरा ही काम करेगा, तू मेरे को कॉम्पीट नहीं करेगा। मतलब क्लाइंट आ रहा है मेरे लिए, तू खुद के कैपेसिटी में काम ना कर दे, ये एग्रीमेंट बना के लेता है ये पर्टिकुलर बड़ा सीए इस नए नए सीए से। जो नया नया सीए बना उसके साथ में उसने एग्रीमेंट बना के लिया, तू खुद की प्रैक्टिस चालू मत कर देना, है तो मेरे ऑफिस में जॉब करने के लिए। अब होता क्या है बच्चों, देखो ऑफिस में जा रहे हो ना तो वहां सब सॉफ्टवेयर्स होते हैं, पीसी होता है, सब कुछ होता है, सब रिसोर्सेज होते हैं, प्रिंटर, फिर तुम्हारे वो जो पेजेस होते हैं ब्लैंक पेजेस, सब अवेलेबल होता है ना बॉस। करना क्या पड़ता है, सिर्फ काम। अगर कोई क्लाइंट आया
वो था सर का क्लाइंट, लेकिन आप उसको बाजू में लेके, मतलब ये छोटा सी उसको बाजू में लेके काम कंप्लीट करके दे दे और उससे पैसे ले ले, तो आपको नहीं लगता कि आप कहीं ना कहीं इस सीए को ही कॉम्पीट कर रहे हो? वहां जाके जॉब करनी थी, आप उसको क्या करते बैठे, कॉम्पीट करते बैठे। तो अगर ऐसे सीए ने पहले ही एग्रीमेंट बना लिया, नॉट टू कॉम्पीट मी, मेरे को कॉम्पीट मत करना, ये एग्रीमेंट बनाया, तो वैसे तो ये एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड हो गया। आप किसी को लॉफुल प्रोफेशन करने से रोक रहे हो, इसका जो एग्रीमेंट था वो इसको प्रोफेशन करने से रोक रहा है। बट सवाल ये, क्या ये वैलिड रहेगा? आप ही बताओ, सोच के बताओ। जरूर जरूर वैलिड रहेगा, नहीं तो ये वैलिड नहीं रहता। तो ये बंदा तो क्या करता बताना, उसके ही ऑफिस में बैठ गए, उसके क्लाइंट खाने का काम करता। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये ऐसे एग्रीमेंट क्या रहेंगे बताना, डेफिनेटली वैलिड रहेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, फिर भी अब छोटे से 2 और पॉइंट्स बाकी है, तो हम लोग वो भी देख लेंगे। क्लियर हो गई बात? चल फटाफट नोट कर लेना। अब बच्चों हम लोग और लास्ट 2 पॉइंट देख लेते हैं एक्सेप्शन के, फिर ये काम खत्म होगा। मैन्युफैक्चरर्स एग्रीमेंट with a merchant, with a wholesale merchant for supply of whole production is valid। मतलब क्या हुआ, शॉर्ट में बोलता हूं, वैसे ही एग्जांपल में दिया गया आपको मैं, लेकिन फिर भी बता देता हूं। अगर एक मैन्युफैक्चरर है, मतलब जो कोई गुड्स प्रोड्यूस करता है, उसने एग्रीमेंट किया है एक पर्टिकुलर होलसेलर के साथ, या ऐसे बोल सकते हैं होलसेलर ने उसके साथ में एग्रीमेंट किया कि हे मैन्युफैक्चरर, तेरा जितना भी प्रोडक्शन होगा, पूरा के पूरा प्रोडक्शन तो मुझे ही सप्लाई करना और बाकी किसी को सप्लाई मत करना। ओके, एक पर्टिकुलर आपका क्या बताना, मर्चेंट है, होलसेलर है, वो जाके मैन्युफैक्चरर को एग्रीमेंट करता है, मैन्युफैक्चरर के साथ एग्रीमेंट करता है कि तुम तुम्हारा पूरा के पूरा प्रोडक्शन सिर्फ मुझे ही सप्लाई करोगे, मुझे ही सेल करोगे। ये अगर एग्रीमेंट करे तो ये भी एग्रीमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, ये भी वैलिड रहेगा, क्योंकि ये भी कहां पे आए बताना, एक्सेप्शन में आ चुका है। ओके, तो आप बोलेंगे सर उसको तो ये कहीं ना कहीं रोक रहा है बाकी और के साथ में धंधा करने के लिए। बाकी और के साथ धंधा करने को तो रोक रहा है, लेकिन उससे नुकसान प्रोडक्शन वाले का क्या होगा? उसको वैसे भी सबको बेचना था, तो उसके अलावा वो जितना प्रोडक्शन हो रहा है पूरा के पूरा किसको सप्लाई कर रहा है, एक ही बंदे को कर रहा है, तो उससे उसको क्या प्रॉब्लम होगी? तो इसके लिए इसको बनाया गया है वैलिड। ठीक है, तो ये वैलिड रहेगा। और एक लास्ट पॉइंट, एग्रीमेंट बिटवीन सेलर्स not to sell below a specified price is valid। ओके, मतलब क्या हुआ, कुछ पर्टिकुलर सेलर्स है, वो आपस में एग्रीमेंट करते हैं कि एक कोई तो भी स्पेसिफाइड प्राइस के नीचे जाके कोई भी सेल नहीं करेगा। ओके, तो किसी को भी सेल करना है तो एक बेस प्राइस रख देंगे, उसके नीचे नहीं जाना, ऊपर जाना है तो तुम्हारी मर्जी। ओके, अगर ऐसा एग्रीमेंट किया जाए तो ये भी वैलिड एग्रीमेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि इसको भी हमने एक्सेप्शन में डाला है। ठीक है, तो these are all the exceptions of your agreement in restraint of trade। हमने पहले सीखा एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड वैसे तो क्या होता, वॉइड होता, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस है जहां पे वो फिर क्या बनने लगेगा, वो वैलिड बनने लगेगा। उसमें हमने सबसे पहला देखा पर्सन सेलिंग गुडविल, उसके बाद में सेकंड देखा आउटगोइंग पार्टनर, कोई पार्टनर बाहर जाता है तो, फिर तीसरा क्या देखा, कंटिन्यूइंग पार्टनर का बिजनेस है ना, उनका देख लिया। फिर उसके बाद एग्रीमेंट ऑफ सर्विस, सर्विस का एक एग्रीमेंट हमने देखा था। तो एम्प्लॉयर अगर आपको बोले कि भाई कॉम्पिटिंग बिजनेस नहीं कर सकते तो आप नहीं कर सकते हो। मैन्युफैक्चरर के साथ में एग्रीमेंट हुआ कि पूरा सप्लाई एक ही बंदे को करना,
वो भी वैलिड रहेगा, और एक फिक्स प्राइस के नीचे सेल नहीं करेंगे ऐसा भी एग्रीमेंट हो तो ये भी वैलिड रहेगा। अब हमारे जो बचे कुछ पॉइंट्स हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और ये यूनिट पूरी तरह से हम लोग कंप्लीट कर देंगे। ओके, थैंक यू।